हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। तो आज क्लास 10th का हम लोग वीडियो लेकर आपके बीच आए हैं। यदि अब तक 10th में जो तैयारी किए हैं उसके अलावा और बेहतर तरीक़ा से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। प्रत्येक दिन आपके लिए मैं बेहतर तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आपकी परीक्षा में और बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जैक बोर्ड इस बार जो है ना, वो उसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 40 मार्क्स सब्जेक्टिव होगा और 40 ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 40 सब्जेक्टिव और 40 ऑब्जेक्टिव में, है ना, तो हम लोग प्रत्येक दिन वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों डिस्कस करेंगे। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। और आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक कर लीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर प्रत्येक शाम में आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाए। तो चलिए बिना लेट किए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना, मैं इस चैप्टर के बारे में, है ना, थोड़ा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम आपकी भी सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉप टॉप 15 या 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना लेट किए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, है ना। तो अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो 4 ऑप्शन आपके बीच दिया हुआ है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। और आपका यहाँ नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप चाहे ना तो इस वीडियो को रोक कर आप नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। फिर मैं सब्जेक्टिव भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। आइए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इनकेस आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखने में आसान हो। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग यानी राष्ट्र राज्य, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, है ना। ये सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चूँकि दोस्त प्रत्येक क्वेश्चन पर उसको लॉन्ग डिस्क्राइब, है ना, मुश्किल है, क्योंकि आपके पास समय कम है और चैप्टर ज़्यादा है, और मैं चाहता हूं कि आपको प्रत्येक चैप्टर का मैं वीडियो कवर करूं। तो चूँकि आप तक जो है वो सही समय पे वीडियो जाए और उसको आप बढ़िया से देखिए और अच्छा मार्क्स लाइए। 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो देखिए आपके बीच 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर होगा आपका बी, है ना, फ्रेडरिक सरयू इसका राइट आंसर होगा। अर्नस्ट रेनर कौन था, तो अर्नस्ट रेनर कौन होगा, तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किस मैटरनिक्स ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो इसका 4 ऑप्शन है, तो अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। आइए और आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का। निम्न में से किन देशों से मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। तो यहाँ पे समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत महत्वपूर्ण या, है ना, भूमिका था। तो उस नेपोलियन बोनापार्ट के अगर इतिहास की बात करें तो एक डायरी कम पड़ जाएगा, इतना लंबा इतिहास है ना। तो आइए सीधा मैं बात करता हूँ, जो नेपोलियन को पराजित किया वह देश था ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया। यानी राइट आंसर हो जाएगा आप हमारा कौन सा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, है ना। तो यहाँ पे आइए इसका ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बात करें, है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करें तो 7 देखिएगा, राष्ट्र की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। एकदम चैप्टर के नाम से बड़ा क्लियर है ना, कौन सा, फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया, है ना। तो इसका सही आंसर होगा प्रशा के राजा, जिसका नाम था विलियम प्रथम। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ऊपर। देखिए एसएसटी जो है
तो अगर जितने भी मार्क्स के होंगे, यदि 70 मार्क्स का एसएसटी होगा तो जो 35 है वो होगा ऑब्जेक्टिव और जो 35 है वो होगा हमारा सब्जेक्टिव। तो अगर आप प्रत्येक दिन मेरे साथ बने रहेंगे शाम में और प्रत्येक दिन एक वीडियो को आप देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और एसएसटी में जितने चैप्टर्स हैं, इंग्लिश में जितने चैप्टर्स हैं और साइंस में जितने चैप्टर्स हैं, सारा चैप्टर मैं आपको 1 बाय 1 कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम बिना लेट किए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 9 शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राजाओं में विभक्त था, है ना। तो 19वीं शताब्दी की बात करें तो सदी का मतलब क्या होता है? सदी का मतलब है 100 वर्ष को हम लोग एक सदी बोलते हैं और 10 वर्ष को हम लोग एक दशक बोलते हैं। क्लियरली हो गया। तो 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो इटली 7 राज्यों में विभक्त था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो जर्मन वीरता का देखिए आपके भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आइए सीधा मैं राइट आंसर पे आ रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी बी में होगा बलूत, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कहाँ से कर लेते हैं? 11 से। बता कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुआ था वह था डी नंबर, यानी इसका 1832 में हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको हम लोग राइट आंसर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग बात करें 12 का, तो 12 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? तो जो 12 क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो 12 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? उसी क्रांति से रिलेटेड है, तो मारियन का, या ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंग्लैंड डॉट 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 के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था, है ना। तो यहाँ पे क्या 4 ऑप्शन हुआ? रूस, फ्रांस, स्कॉटलैंड, जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। यदि आप ना वीडियो के साथ यदि आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, है ना, या तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, है ना। तो ये कहाँ के था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आइए ऑप्शन नंबर आपके पास बीच में बात कर रहा हूँ, सी नंबर, यानी हो जाएगा आपका कौन सा? सी नंबर हो जाएगा। आइए हम लोग और आगे बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। तो क्वेश्चन हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं, 15 का बात करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि राष्ट्रवाद में एक, फिर से ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है? राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो यहाँ पे क्या होगा? अपनी, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो संस्कृति के भी द्वारा भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, उसकी इतिहास भी इम्पोर्टेंट है, उसकी भाषा भी इम्पोर्टेंट है और परंपरा भी इम्पोर्टेंट है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आइए, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश, है ना। तो बुर्बो राजवंश का जो है वो शासक जो है वो क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, है ना। मैं आपके साथ फिर से मैं डिस्कस करूं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आते हैं हम लोग किस में? कुल मिलाकर इस चैप्टर में आपको हम, है ना, काफ़ी सारा क्वेश्चंस है, सबको मैं कवर कर लूँगा, दिक्कत नहीं है। आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पे यहाँ पे थे, है ना। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, है ना, यहाँ से देखते हैं, 17 से देखते हैं। थोड़ा मैं तेज़ी से लेकर आऊँगा क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नारीवाद। क्या बोलेंगे उसको? नारीवाद। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग 17 के बाद सीधा हम लोग 18 नंबर में चलते हैं। तो 18 नंबर यहाँ पे है। 18 क्या बोल रहा है? तो हम लोग 18 बोल रहा है मार्शले किस देश के, है ना, राष्ट्रभक्ति गीत था, है ना। मार्शले किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत था? फ्रांस का। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? मुझे कमेंट में बताएंगे। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हमारा।
आइए 20 नंबर में आइए। तो 20 क्या बोल रहा है? तो 20 नंबर बोल रहा है यहाँ पे, है ना, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। अंग इटली और अंग यूरोप नामक में दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैजिने के द्वारा की गई थी, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैक में कई बार ये सवाल पूछा है ना। तो क्या होगा? है ना, वियना की संधि कब हुई? 1815 में। 1815 में। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है ना। तो यह कथन है मेटरनिक का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आपके बीच, और क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है काबुल को राजा, है ना, किक्टर एप्यूनियम द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो कौन सा पद है? तो प्रधानमंत्री। कई लोग सेनापति में भी मार देते हैं, लेकिन आप सही आंसर मारिएगा। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था, उसका क्या था? बाल्कन क्षेत्र। ये क्षेत्र है जिसके कारण, है ना, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया? तो इसका राइट आंसर होगा, है ना, यूनान। अन्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी आई है परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1871, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 27 तक समझ में आ गया होगा। तो ये तो हम जल्दी से कदम 28 क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। और 28 क्या बोल रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली का एकीकरण कब हुआ, है ना। तो इटली एकीकरण हुआ था 1861 में। 1861 में, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ देखेंगे 1861 में। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने। तो इसका क्या आंसर होगा राइट आपका? नेपोलियन, है ना। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ए नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ से हटा दे रहता हूँ उसको। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ का डिस्कस कर पाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है ना। तो थोड़ा सा देखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड हो जाएगा। सामाजिक उपशमन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो, है ना। रूसो एक व्यक्ति का नाम है, ना कि कोई देश का। गलत फहमी में मत रहिएगा, समझ लीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें, तो शुल्क संघ, है ना, जावर, है ना, जाल वेराइन की स्थापना की पहल किसने की थी? पर्सन ने। इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1871 में। पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक, यह कथन किसका था? पहले तुम मनुष्य हो तब किसी देश का नागरिक, है ना, मैसिनी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। आपके परीक्षा का पैटर्न होगा, पहला होगा एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यू के बाद दूसरा जो प्रश्न होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, फिर होगा तुम्हारा लघु उत्तरीय होगा। तो आइए कुछ प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, कुछ प्रश्न डिस्कस करता हूँ, है ना, अति लघु उत्तरीय पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं क्वेश्चन का आंसर समझा रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीका से उसको, है ना, समझ सकें और परीक्षा में बिना रटे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको और बेहतर तरीका से समझ में आ जाए, है ना। वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, बढ़िया से देखिए, आराम से देखिए, है ना, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों की एक समूह से है। तो राष्ट्रवाद क्या है, यहाँ से ध्यान देना। तो राष्ट्रवाद बोल रहा है एक सामूहिक पहचान है ना। राष्ट्रवाद क्या है? एक सामूहिक पहचान है जिसमें लोगों के एक समूह से है, जिसकी इतिहास, जातीय, संस्कृति आधार पर एकीकृत की जा सकती है। चलिए ये समझ में आ गया। निरंकुशवाद का क्या अर्थ है? तो निरंकुशवाद का सीधा अर्थ है जिस पर किसी का अंकुश ना हो, उसको बोलेंगे निरंकुश। और निरंकुश क्या है? एक शासन व्यवस्था है ना। निरंकुश क्या है? एक शासन व्यवस्था है ना। निरंकुश एक शासन व्यवस्था है
जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है ना, और उसको राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो दमनकारी नीति की वो फॉलो करता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। 3 में आते हैं। तो 3 बोला कल्पना दर्श, जिसको बोलता है यूटोपिया। क्या यूटोपिया है ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका सरकार होना लगभग असंभव प्रतीत हो। आदर्श है कि एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, है ना, यहाँ ध्यान देना। तो क्या बोलता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं। बोलता है कि ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि, है ना, उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूटोपिया, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बोलता है फ्रेडरिक सरियो कौन था। फ्रेडरिक सरियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। देखिए ये वाला याद रखिएगा। चित्रकार था जिसमें 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, है ना, जिसमें सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्र, ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, है ना। तो कौन था, कौन था, एक चित्रकार था। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना, 4 नंबर में। तो आइए हम लोग थोड़ा इधर आते हैं, 5 नंबर में आते हैं। तो है ना, प्रत्येक वीडियो ना आपके साथ 20 नंबर का थी, सॉरी 20 से 25 मिनट का वीडियो हम शेयर करेंगे, है ना। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र की अपनी एक भौगोलिक सीमाएं होती है, उसका अपना एक राष्ट्रगान होता है ना, अपना एक उसकी भाषा होता है, उसका अपना एक क्षेत्र होता है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अगर देख लेते हैं तो फ्रांसीसी दार्शनिक जो है अर्नस्ट रेनर ने राष्ट्र की परिभाषा देते हुए क्या बताया, क्षेत्र से बना एक राष्ट्र लंबे प्रयास और त्याग और निष्ठा से बनता है। आप भी उसको जानते हैं। अब आता है जनमत संग्रह। तो मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जनमत संग्रह क्या है। तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग किसी प्रस्ताव पर स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनमत संग्रह बोलते हैं। ठीक है। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में गर्ल्स और बॉयज दोनों बैठे होते हैं। टीचर आपसे कोई पूछे कि, है ना, कि छुट्टी किया जाए या पढ़ाया जाए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना, दोनों में से किसी एक पर ही आपको जवाब देना है। तो सबसे अधिक छुट्टी में जवाब दिया, है ना। तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि टीचर आपके सामने एक विषय रख दिया और उस विषय पर आपको हाँ या ना में, है ना, अपने उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना या तो या स्वीकार करना है, उसको बोलते हैं जनमत संग्रह। देखिए रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं। रूढ़िवाद, तो रूढ़िवाद क्या है, एक परंपरा है, विचार प्राचीन परंपरा है ना, जो रीति रिवाज है ना, जो इस बात पर जो तेज बदलाव की, है ना, जगह क्रमिक धीरे धीरे जिसका विकास की प्राथमिकता देता है। मतलब हम लोग देखेंगे रूढ़िवाद एक प्राचीन परंपरा है ना, जिसके बदलाव की क्रमिक धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर अगर आवे 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से 8, 9 ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले मैं 8 पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, 8 पे मैं थोड़ा इसको यहाँ ले आता हूँ हल्का सा, है ना। चलिए क्लियरली समझ में आ गया। बोलता है उदारवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना जैक बोर्ड में कई बार पूछा है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदारवाद शब्द जो है लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, है ना। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति की आज़ादी। तो उदारवाद का एक अर्थ क्या समझेंगे आप लोग, आज़ादी और कानून के समक्ष सभी की बराबरी। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति और संविधान और संसदीय प्रतिनिधि के, है ना, सरकार के पक्ष में है ना। तो एक आज़ाद जिसका अपना संविधान हो, संसदीय प्रणाली हो और उसके तहत सरकार की संचालन हो, है ना, हम उसको क्या बोलेंगे, उदारवाद बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सॉरी 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर जाएगा आपका 9th। तो 9th क्या बोल रहा है कि 1815 की, है ना, बोलता है वियना संधि के क्या उद्देश्य थे।
तो उसके पहला उद्देश्य थे उन कई सारे बदलाव को ख़त्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे, है ना। तो इसका क्या निम्नलिखित पहला उद्देश्य था कि बहुत सारे बदलाव खत्म करने से यूरोपियन युद्धों में के दौरान हुए थे। दूसरा, बुर्बो वंश के पुनः सत्ता में बहाल करना था, इसका दूसरा पॉइंट होगा। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना हो सके। ये तीन बातों के उद्देश्य से, है ना, एक संधि हुई थी 1815 में, जिसको हम लोग, है ना, वियना संधि कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आज की वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो प्रत्येक दिन आपके साथ ना, पहले शाम में हम आएंगे, है ना, और आपके लिए जो है वो वीडियो बनाएंगे ना, और आप उसको देखिए और परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक लाइए, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।